ही ठीक है। नज़र नहीं कर पाए, तो ये है मुझे लगता है। धन्यवाद। जी, जी। प्रबल जी, मैं आपके पास एक बहुत स्पेसिफिक चीज इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्ट्रेटेजी, बजाय मनीष सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया, इनको कहना चाहिए था शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, इनको भी गिरफ्तार करो, और अगर इनके ऊपर भी चार्ज है तो ये करो। ये वाला आर्गुमेंट ज्यादा लोगों को के समझ में आता, बनिस्बत इसके कि उनको नहीं गिरफ्तार किया तो इनको क्यों गिरफ्तार किया। एक तो मुझे ये, आप भी उस झंडे को, उस मशाल को लेके बहुत दिन चले हैं अन्ना की, कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, देश में आप भी उस मशाल को जलाते थे, और आप भी ये कहते थे कि बस सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा, जन लोकपाल आ जाएगा। जरा मैं आपसे भी पूछ लूं, जन लोकपाल कहां गया? अब आप नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मशाल में कहीं गड़बड़ी थी, लेकिन जरा मैं समझना चाहता हूं, ये जन लोकपाल भ्रष्टाचार के बेसिक उस पर आई अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, आज उनके मैनिफेस्टो में भी हम उसका, उनका पहला ये प्रमुख वो नहीं देखते हैं। क्या वो लोग भूल गए हैं इस बात को, या क्योंकि आपने शुभेंदु अधिकारी बाहर घूम रहे हैं, हेमंत शर्मा बाहर घूम रहे हैं, तो इनको भी बाहर घूमने दो थोड़ा। इस पे प्रबल जी। देखिए, मेरा मानना यह है कि वो उनका उद्देश्य ही नहीं था करप्शन से लड़ना। इस आंदोलन का, अन्ना आंदोलन का एक निर्माण, मिनट, और आप लोग बेवकूफ बन गए। हाँ, मैं पूरी बात कह लूं तो फिर मैं बता दूंगा कि ठीक पूरा देश ही बना के मैं ही बना के लौटा। ठीक ठीक ठीक। इस अन्ना आंदोलन का निर्माण और आम आदमी पार्टी का निर्माण मात्र नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के संदर्भ में देखकर ही देखा जा सकता है, और इसीलिए हुआ भी था। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए ये सब चीजें हुई। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और यूपीए की जो सरकार है, उस समय याद होगा आपको 2012 का जब अन्ना आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, तो ये जितने लोग सिग्नेचर भी किए उन सबकी फोटोग्राफ उसमें थी। लालू प्रसाद यादव की भी थी, शरद पवार की भी थी, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जी की भी थी। सवाल ये है फारूक अब्दुल्ला की भी थी। सवाल यह है कि ये एकाएक मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार होना और ये सब चीजें होना, छापा पड़ना, बुलाना, उस समय क्यों हुआ जब रायपुर में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। यह मुझे नहीं लगता कि मुझे माफ करिएगा, बहुत सारे नामचीन पत्रकार मात्र नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई शब्द बोल दे उसको लेकर बड़े तेज उड़ते हैं। खासकर जो लोग इस समय मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया से बाहर होकर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन लोगों को मैं देख रहा हूं। एक नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए बनी हुई पार्टी को विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है, उसी रणनीति के तहत यह काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सेफ्टी वॉल्व हैं। आप देखिए कि 2014 का इलेक्शन लड़ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बनारस चले जाते हैं, उसके बाद बनारस मुंह मोड़कर देखते नहीं, जहां पर उनको 2,10,000 2,09,000 वोट मिला। उतना वोट मिल गया था जितने वोट से पिछली बार मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीते थे, उतना वोट अरविंद केजरीवाल को मिलता है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बनारस लौट कर नहीं जाते। उनका फोकस कभी उत्तर प्रदेश नहीं रहता है, यहां से 80 लोकसभा सीट है। उनका फोकस क्या रहता है? दिल्ली रहता है, पंजाब रहता है, उसके बाद वो गुजरात चले जाते हैं। गुजरात क्या करने गए थे? वो गुजरात जाकर उन्होंने वही काम किया जो तिपरा मोथा ने त्रिपुरा में किया। तो नरेंद्र मोदी का नया मॉडल है। और यह जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में जिस तरीके से सिग्नेचर जिन नेताओं के आए हैं, यह कोशिश नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है रणनीति के तहत कि अरविंद केजरीवाल, केसीआर और ममता बनर्जी के थ्रू जो है विपक्षी एकता को लामबंद न होने दें कांग्रेस के पीछे। क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ जिस तरीके से, उसके जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं राहुल गांधी, उसके प्रति भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से एक पॉजिटिव माहौल बना है, उसको लेकर उसकी हवा निकालने की कोशिश के संदर्भ में मैं इस लेटर को देखता हूं। इस लेटर में कुछ भी, मैंने भी पढ़ा इस लेटर में कि शुभेंदु अधिकारी बाहर हैं, वो गए तो बच गए, मुकुल रॉय गए तो बच गए। तो मुकुल रॉय गए बच गए, फिर ये भी तो लिख दो कि फिर हमारी पार्टी टीएमसी में भी वापस आ गए। तो ये भी तो लिखो कि टीएमसी में वापस आ गए हैं मुकुल रॉय।
तो आपने क्यों ले लिया? तो यानी ये सब सवाल है कि जहां तक लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के ऊपर है, तो लालू प्रसाद यादव का परिवार तो लगातार पिछले 25 सालों से तो जेल में जाना बाहर आना लालू प्रसाद यादव का है। अब जहां तक लालू प्रसाद यादव जब जेल में जाते हैं और जब सत्येंद्र जैन जेल में जाते हैं और मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं, अंतर क्या है कि रघुवर दास की जब सरकार थी, मुझे याद है झारखंड में, तो लालू प्रसाद यादव को जो कमरा, उन बीमार हो गए थे, तो जो उनको मेडिकल कॉलेज में जो कमरा मिला था रिम्स में, उसमें एसी नहीं चलता था, उसमें गर्मी होती थी, उसमें मच्छर काटते थे। हालत ऐसी कर दी कि लालू प्रसाद यादव अब गए कि तब गए, ये स्थिति हो गई थी। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का विषय है, अरविंद केजरीवाल आईआरएस आदमी है, उनकी पत्नी भी आईआरएस रिटायर्ड है, तो यह लोग एक सिग्नेचर नहीं करेंगे। इस पर एक छोटी बात मैं कहूंगा, उसको जरा सुन लें आप। आपके हल्की फुल्की बात है लेकिन सुन लें। भ्रष्टाचार करूंगा मैं, फाइल पर साइन करोगे तुम, फाइल पे साइन करोगे तुम, गिरफ्तार होगे तुम, इस्तीफा दोगे तुम, स्वीकार करूंगा मैं, क्योंकि मुझे राजनीति करने नहीं आती, क्योंकि मैं ईमानदार हूं। ईमानदारी का तमगा है, सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। और दिल्ली में जो यह शराब पॉलिसी है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, वर्तमान में भी हैं, अनिल चौधरी, उनके नेतृत्व में बहुत बड़े आंदोलन हुए जिसको मीडिया ने नहीं दिखाया। जगह जगह जाकर उस व्यक्ति ने, उसके साथियों ने जाकर इस पर कैंपेन किया, महिलाओं ने कैंपेन किया, लोग परेशान हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलता था, 1 कैरेट पे 1 कैरेट फ्री मिलने लगा था। लोग दारू पीने के लिए लाइन लगी रहती। तो यह स्थिति पूरे दिल्ली को दारूबाज बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पूरी मतलब स्ट्रेटजी बना दी। घर घर झगड़े शुरू हो गए थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, पिछले 1 वर्षों में देखिए महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है कि नहीं, दिल्ली में मारपीट की घटनाएं शुरू हुई कि नहीं हुई। तो दिल्ली को दारूबाज बनाने की कोशिश, नशे में, यहां तक आपको जान के हैरानी होगी, यहां तक साहब मेट्रो स्टेशन के नीचे भी दारू खाने खुल गए थे। दृष्टि आईएस है, वहां पर दारू खाना, छतरपुर मंदिर के पास जो है मेट्रो स्टेशन, वहां पर दारू खाना, मतलब हर जगह दारू खाने, मतलब दारू की दुकानें ऐसे हो गई थी जैसे लग रहा था कि दवा की दुकानें खुल गई हैं। तो ये सब स्थिति है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, लेफ्ट पार्टियों ने और स्टॉलिन ने और नीतीश कुमार ने सिग्नेचर नहीं करके समझदारी का परिचय दिया। और मुझे लगता है इन लोग को स्ट्रेटजी वाइज सतर्क रहने की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल और केसीआर और ममता बनर्जी से, क्योंकि यह लोग दूसरी तरीके की एक स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी देख कर रहे हैं कि अगर उनको बहुमत ना आए तो हो सकता है वो इस तरह के थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट बनाकर उसको प्रधानमंत्री के रूप में दिखाकर और उसको सपोर्ट करके कांग्रेस पार्टी ना आ जाए, लेफ्ट पार्टियां ना आ जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है, या उनके बीजेपी के राजनीतिक रूप से दुश्मन, उनकी आर्थिक नीतियों के रूप से दुश्मन, 2 पार्टियां वर्तमान में हैं। एक राहुल गांधी की विचारधारा, दूसरी लेफ्ट पार्टियों की विचारधारा, यहां तक स्टॉलिन की भी विचारधारा कुछ जो है वह इनकी निजीकरण के विरोध में है। नहीं तो बाकी सब पार्टियां जो हैं वह निजीकरण की समर्थक है, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट की समर्थक है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया उस पूरी चिट्ठी में, अगर चिट्ठी लिखनी थी तो यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि साहब अडानी के ऊपर पर छापे क्यों नहीं पड़े। मैं उसमें अडानी शब्द ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला। आखिरकार कारण क्या है? अडानी का जिक्र उस विपक्ष के उसमें क्यों नहीं हो रहा है, जिसको लेकर हंगामा हो रहा था, जेपीसी की मांग चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कोई कमेटी बन जाए। तो अडानी के बारे में जिक्र है क्या उस लेटर में? कहीं नहीं है। तो इससे संदर्भ ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी के लिए जो सेफ्टी वॉल्व है मिस्टर केजरीवाल, यह पूरी रणनीति के तहत, नरेंद्र मोदी की रणनीति के तहत काम चल रहा। और ये देखिएगा इस पूरे मोमेंटम को बनाया जाएगा। ठीक है, केजरीवाल को एक हाइप दी जाएगी। अभी कर्नाटका में चुनाव है, अरविंद वहां लड़ने जाएंगे, हाइप रहेगा। उसके बाद हो सकता है
अरविंद केजरीवाल को भी 2-4 दिन के लिए जेल में डाल दे, उसके केजरीवाल के पीए विभव हैं उनको भी सीबीआई ने बीच में बुलाया था जांच के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, हो सकता है किसी और को पकड़ ले जाए। एक ऐसी हाइप बनानी है और हाइप बनाकर आम आदमी पार्टी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा मतलब मजबूत दावेदार बना के रख देना है कि वोटों का बंटवारा हो जाए और नरेंद्र मोदी की राह प्रशस्त हो जाए 2024 में। मैं इस नरेंद्र मोदी की राह प्रशस्त होने के लिए सबसे बड़ा जो स्टेप है वो अरविंद केजरीवाल हैं। यह विपक्ष के तमाम नेताओं को सोचना होगा, समझना होगा। और मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते आंदोलन में मैं रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी में भी काम किया हूं, अन्ना आंदोलन में भी रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इस भोले चेहरे पर मत एतबार करना। यह भोला चेहरा पीछे से कितना खतरनाक है। कोई देश देख रहा है अमृतपाल जी। ये आदमी खालिस्तानियों से भी समर्थन दे सकता है सरकार बनाने के लिए, ये कुछ भी कर सकता है। ये देश के लिए बहुत ज्यादा मतलब मैं अच्छा व्यक्ति नहीं मान सकता हूं। ठीक है, व्यक्ति ने सबको ठगा है। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, लाखों नौजवानों ने, हजारों नौजवानों ने, मेरी जानने वाले तमाम नौजवान अपने नौकरी, अपना व्यवसाय, परिवारों ने अपना व्यवसाय तक तिलांजलि दे दी देश में परिवर्तन के लिए। आज वो सड़कों पर हैं और इनकी आह एक दिन जरूर लगेगी और यह तबाह होंगे। और ये तबाही ये तब तक है जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता पर है। जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएंगे उन सब की विदाई होगी। प्रबल जी, मैं अब ज्ञान जी को ले लूं। ज्ञान जी, एक हमारे दर्शक हैं लक्ष्मी अय्यर जी, उन्होंने कहा है कि डू यू थिंक केजरीवाल इज ऑलमोस्ट मोदीज ट्विन इन कैरेक्टर, बोथ प्ले विक्टिम कार्ड, बोथ आर इनसिक्योर, बोथ वांट लाइमलाइट कॉन्स्टेंटली, बोथ आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। ये हमारी दर्शक हैं, उन्होंने कहा है। मैं एक फिगर, क्योंकि ज्ञान जी है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स और किसको कहां कितने % वोट मिले ये देखते हैं। ये मैंने एक जल्दी से स्क्रिबल किया है। ये जो 8 पार्टी जिन्होंने कल इस पे दस्तखत किए हैं, ये इनके वोट परसेंटेज हैं। उनको कितनी सीट मिली थी 2019 में, वो है कुल मिला के 12.94% वोट मिले थे, 63 सीट्स थी। कांग्रेस को 19.49% वोट मिले थे, सीट्स 52 थी। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं और ज्ञान जी आपसे इस रेफरेंस में ये बात इसलिए समझना चाह रहे हैं कि ये जो 4 इलेक्शन आ रहे हैं तुरंत, जो हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उससे पहले अगर कांग्रेस को कोई कमजोर करने की इस तरह की कवायद करता है या उसका इंटेंशन कुछ और है, क्योंकि इन 4 राज्यों में तो किसी और पार्टी का कोई स्टेक है ही नहीं, जिन लोगों ने खास करके साइन किया है। तो आपको कहीं लगता है कि ये जो भी ये सब हो रही है, ये पेशबंदी हो रही है 2024 के पहले जो विपक्षी एकता है उसकी, या कोई और बात भी है? ज्ञान साहब। आनंद जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं अभी शशि शेखर सिंह जी को भी सुन रहा था और प्रबल प्रताप जी को सुन रहा था, और आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया उसका भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेटर है, ये जिन लोगों ने लिखा है, उनमें से लेटर लिखने का जो तुरंत कारण था, इमीडिएट जो भी ये ट्रिगर है, वो ये है कि मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया। आपको ध्यान होगा कि गुजरात के अंदर जब इलेक्शन की सुगबुगाहट थी, आने वाला था, तो उस समय आपके जो चीफ थे उनको महिला आयोग ने बुलाया था, जो 1-2 लीडर्स को बुलाया था। मनीष सिसोदिया जी का उस समय भी बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग वगैरह हुआ, सीबीआई से घर पर वगैरह हुआ। तो ये जो प्रबल प्रताप शाही जी ने जो बात कही है, 8 जो पार्टियां हैं, 9 लीडर्स, भगवंत मान चूंकि दूसरे लीडर थे उसमें केजरीवाल जी के अलावा, इसलिए 9 लीडर हो गए। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। बात वही है कि अभी फिलहाल 2024 की पेशबंदी नहीं है ये। अभी सबसे बड़ी पेशबंदी मैं आपको बता दूं, उसका मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। ये अभी सबसे बड़ी पेशबंदी है बीएमसी के और तमाम थाने वगैरह के इलेक्शंस जो आ रहे हैं। यहां जैसे ही अरेस्ट हुए हैं मनीष सिसोदिया जी, वहां
तमाम आपके लोगों ने पूरे मुंबई के अंदर और थाने के अंदर और तमाम चारों तरफ अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। मैं और ज्यादा उसके बहुत विशेष कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसकी सारी एविडेंस भी मेरे पास है। मैं जहां से बैठकर बात कर रहा हूं आपको, मुझे मालूम है कि ये जो प्रबल प्रताप शाही जी ने जो बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, बार बार मैं उसका जिक्र करूंगा कि गुजरात में भी उन्होंने एक पार्टी को मेन विपक्ष का दर्जा देने की कोशिश की, मेन स्ट्रीम मीडिया ने और तमाम लोगों ने, और वो काफी हद तक काफी इलाकों में कामयाब हुए और उसकी वजह से वोट का डिवीजन हुआ और आपको गुजरात में जो परिणाम आपके सामने है। अब जो ये जो 4 जो चुनाव आ रहे हैं, इसके अलावा बीएमसी का चुनाव देखिए, जिस महानगर पालिका का बजट 40,000 करोड़ के करीब हो, ज्यादा हो, उस पर निगाह रखने के लिए उनके पास शिंदे जी के साथ मिलकर भाजपा के पास बीएमसी में अटैक करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बीएमसी नहीं टूटेगा, मैं आपको आज बता दूं, जब आप चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तब भी मेरे से बात कर लेना। बीएमसी इनके हाथ में नहीं आएगा। बीएमसी एक ही कंडीशन में हाथ में आ सकता है कि जो कांग्रेस का जो वोटर है बीएमसी वाला, वो यदि आपकी तरफ डाइवर्ट होता है तो महाविकास अघाड़ी का जो वोटर है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाली, वो यदि वहां पर वीक होता है, क्योंकि सिटी में बहुत सारी जगह पर मुस्लिम पॉपुलेशंस बहुत हैं, दबी कुचली जो कि डाउन ट्रोडन लोग हैं वो काफी हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले, उसका फर्क ये हो सकता है कि वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाए। ये कवायद वहां से जोड़िए। अब आप लेटर लिखा है वो तो अलग बात है, वो तो मैं जानता हूं कि 8 लोगों ने लेटर, 8 पार्टीज ने लेटर लिखा है, लेकिन असली जो ट्रिगर है, जो ये अरेस्ट हुए हैं, ये सिर्फ एक, मुझे नहीं मालूम, मेरे हो सकता है मेरी बात से लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ये कुछ अंदर खाने कुछ बात जरूर है कि गुजरात के चुनाव का रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे ही अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलने गए थे। शायद अमित शाह से तो मिलने गए ही थे, प्रधानमंत्री जी का मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैटर है, ये बहुत वैसा विषय है, इसमें मुंबई महानगर पालिका को जीतने के लिए बाकी जितनी भी महानगर पालिका हैं, वहां पर आपका बहुत एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है और वो अपने को, जैसा कि शाही साहब बता रहे थे, कि वो अपने को विक्टिम कार्ड बताकर लोगों की सिंपैथी लेकर वो लोग वोट लेना चाहते हैं। और वो वोट क्या होगा कि वो वोट से जीत तो पाएंगे नहीं, लेकिन वो जो एमवी है उसका वोट कम कर देंगे और इससे कि बीजेपी और शिंदे गुट की राह आसान हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो जिक्र हो रहा है कि स्टालिन का सिग्नेचर या कांग्रेस का सिग्नेचर, देखिए कांग्रेस के साथ तो बीजेपी का एक वैसी वो सिग्नेचर करें ना करें, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री, वो सबसे ज्यादा तो ग्रसित या इस वाली जो ईडी, सीबीआई और तमाम चीजों से सबसे ज्यादा परेशान तो वही लोग। 121 केसे में 121 केस हुए हैं, 115 केस विपक्षी लोगों के ऊपर है, उसमें आप लगा लीजिए कि कांग्रेस के कितने लोग हैं। उसमें से आप सिद्धारमैया जी को उन्होंने वहां कर्नाटक में घेरा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में तमाम लोगों को, अभी देवेंद्र यादव को पकड़ा वहां पर, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो लगातार इस तरह की जो चक्कर चल रहा है, उससे कांग्रेस है, स्टालिन वहां पर डीएमके के हैं, वो नेचुरली बीजेपी के एआईडीएमके के अंगेंस्ट लड़ने वाले हैं, और डीएमके जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वहां उनके सिग्नेचर होने से कुछ वो नहीं है। लेकिन एक पॉइंट बहुत अच्छा कह रहे थे आप, जो कि किसी ने पकड़ा उसको, कि उस लेटर में कहीं ये नाम क्यों नहीं है कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, मुकुल रॉय को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, या शुभेंदु राय को क्यों नहीं किया गया, या हेमंत विश्व शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। वो आपकी वॉशिंग मशीन में धुलकर सफेद हो जाते हैं, ये लिखने से क्या फायदा है। यदि आप किसी आदमी के ऊपर एक इम्पार्शियल प्रोब हो रही है तो ईडी को वहां जाना चाहिए। तो खैर एनीवे, ये जो लेटर है, इस लेटर का लिखने का मैं कोई बहुत ज्यादा इसको नहीं मानता कि इस लेटर से कुछ होने वाला है, और इस लेटर को सिर्फ दिखावे के लिए लिखा गया। ऐसा लगता है इसमें पहल भी शायद अरविंद केजरीवाल जी की होगी और भगवंत मान वगैरह की, इनकी, कि भाई इस लेटर को लिखकर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनसीपी या केसीआर, ये लोग किसी भी तरीके से भाजपा के साथ तीसरा चौथा फ्रंट, उसका वो सब, उस वाली चीज से मैं सहमत नहीं हूं। यहां पर बिल्कुल जो मुझे दिखाई दे रहा है, एनसीपी बहुत मजबूती के साथ
एमवीए अलायंस में है। मुझे कोई शक नहीं है कि 2024 का चुनाव या आने वाले जो बीएमसी वगैरह के जो भी थाने वगैरह के चुनाव में म्युनिसिपैलिटी के, वो लोग मिलकर लड़ेंगे। रही बात केसीआर की, उनका भी मुझे नहीं लगता। इसमें सिर्फ जो डावाडोल स्थिति लगती है मुझे, केसीआर जी की भी नहीं लगती मुझे, वहां पर भी उनको स्पेस जो है बीजेपी को उनसे ही लड़कर जीतना है। मुझे सिर्फ इसमें एक यही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल का जो मैटर है वो मुझे थोड़ा डाइसी लगता है। उनके जो बाकी जो संजय सिंह जी वगैरह वगैरह बाकी लोग हैं वो तो काफी कुछ बोलते हैं उनके खिलाफ, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग टॉप लेवल पर जरूर है कुछ ना कुछ। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा आपको मेरे से, लेकिन मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि जिस तरीके से 27 तारीख को यहां पर इतना एग्रेसिवली गिरफ्तारियां दी गई हैं, एक एक वार्ड से करीबन वार्ड के स्तर पर गए हैं लोग, यहां से वार्ड के स्तर पर बसेस बुक हुई हैं और अरेस्ट हुए हैं। एक एक वार्ड से 3-3, 4-4 बसेस गई हैं। आप समझिए कि 1000, 1200, 1500 लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, 4-5 बसें जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक वार्ड में मुश्किल से वोटिंग ही 20,000 होती है। तो ये जो है आपका एग्रेसिव कैंपेन, इस लेवल पर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करना, ये तो 1.5-2 महीने 3 महीने पुरानी बात है। लिकर पॉलिसी का जब चक्कर उनको वहां क्वेश्चनिंग किया गया था, अब फिर दोबारा से इस मैटर को उठाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात मैं आपको उस संदर्भ में जो आपने वोटिंग परसेंटेज दी उसमें बताना चाहता था कि देखिए, खास लड़ाई यूपी और बिहार की है, जहां एनडीए के पास काफी सीट्स हैं, लेकिन यूपी में जिस तरीके से 2022 का इलेक्शन है, वहां पर 32.3% वोट है समाजवादी पार्टी का और रफली 2.87 है इसका राष्ट्रीय लोकदल का, यानी ये कुल 35% के करीब वोट है। मैं 2.87 का वोट पूरे यूपी के संदर्भ में बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने सीट्स बहुत कम लड़ी थी समाजवादी पार्टी के मुकाबले। अपना दल कमेरावादी और वो जो सुभाषपा, इन पार्टीज को छोड़ दें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी के पास 35 या 36% वोट है, वो 2 वोट वाली कांग्रेस के साथ, जो फिलहाल उनके बयान है कि हम नहीं उनके साथ मिलेंगे या नहीं अलायंस होगा, ये प्री पोस्टरिंग है। जैसा कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो मैं मानता हूं, बरेली में मिसेज एरन का समाजवादी पार्टी को 20-25 दिन पहले ज्वाइन करना, फिर समाजवादी पार्टी से लड़ना, कैराने से मिस्टर सिंह का वहां जाना जो उनके मिसेस गांधी के सलाहकार थे, उनका नाम मेरे दिमाग से अभी फिलहाल निकल गया है, किसान नेता हैं बहुत बड़े मुजफ्फरनगर के। मुझे ऐसा लगता है कि ये अलायंस होगा और ये राहुल गांधी ने लंदन में भी कहा है कि इट विल बी ए सरप्राइज एलिमेंट ऑफ द अपोजिशन जो यूनिटी होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप 2024 में जो लोग सोच रहे हैं, निराश होने की बात नहीं है। लोग काफी निराश हैं भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक रवैये से। जैसा ये शेखर सिंह साहब कह रहे थे, इन्होंने बहुत बढ़िया बात उठाई कि उनके पास सकारात्मक अपनी कोई चीज पहलू पेश करने का कुछ है नहीं, इसलिए वो विपक्षी लोगों को निगेटिव उसमें दिखाकर, नकारात्मक उनके बारे में वो बढ़ाकर कि लोगों के ईडी सीबीआई वगैरह की रेड हो रही है, भैया भ्रष्टाचारी हैं, उन केसेस को अटकाए रखना। मैं यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूंगा, ये जो लेटर है इसमें थोड़ा सा मुझे नहीं समझा क्या लेटर है ये। अनिल देशमुख जी को जो बेल दी गई, उसमें जज का जजमेंट देखिए। बेल देते वक्त उन्होंने कहा आपने 2 पॉइंट लिए कि उनके कुछ शिक्षण संस्थानों में आपने पैसा ब्लैक का व्हाइट किया। दूसरा, उस आदमी ने इल्जाम लगाया कि ये 3 या 4 करोड़ रुपए पर मंथ वो लिकर वाले लोगों से ले रहे थे पैसा उनके थ्रू। उसने, जज ने बहुत क्लियरली लिखा, लेकिन लिखा है 1.25 साल के बाद। इतना ईडी की बेल के लेने तक समय लग गया। हाई कोर्ट के जज ने बहुत अच्छा लिखा, उसने बेल देते वक्त ये कहा कि कोई केस ही नहीं है। सिमिलरली उन्होंने उनके दूसरे वाले जो संजय राउत है उनके बारे में भी लिखा, पात्रा चाल वाले केस में, कि कोई मैटर ही नहीं बनता। मुझे ये बताइए क्या चक्कर है ये। लेकिन जो आदमी 3 या 4 या 5 या 6 या 8 महीने 1 साल रह जाता, अभी नवाब मलिक वाले केस में भी, नवाब मलिक जी के केस में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा सेक्शन वही रहा डिपार्टमेंट,
ये जो 2005 में आया एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये मैटर है 98 का, लेकिन अभी तक इस मैटर के अंदर हाई कोर्ट तक इस बात की बहस नहीं हो पाई है सुप्रीम कोर्ट में कि जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही 2005 के बाद आया है तो 98 वाले मैटर को आप कैसे ले रहे हैं? इट इज आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। खैर एनीवे, मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंह साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, शशि शेखर सिंह जी ने, कि नाउ व्हेन यू कैनॉट, यदि आप अपने बच्चे के कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बता सकते तो दूसरे बच्चों के नेगेटिव पॉइंट बताओ। दिस विल बी, बाय दिस वे यू कैन गेट द वोट्स फ्रॉम अदर्स। लेकिन मुझे नहीं लगता सिंह साहब ऐसा हो रहा है। 50 रुपए जो ये गैस का और बढ़ा दिया गया है ना, और हिमाचल में, राजस्थान में मॉडल आया है कांग्रेस का 500 रुपए का कैप करना, उसके ऊपर जो प्राइस है द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बियर। तो ये जो चीजें हैं ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो मैटर है, बेशक ये एनपीएस में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उन स्टेट्स का दे नहीं रहे उनको, जी। लेकिन एनीवे मैं समझता हूं कि लोग सब समझ रहे हैं। सिंह साहब, बहुत ज्यादा परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। ये लेटर लिखें ना लिखें, लेकिन ये 2024 का जो इलेक्शन है, जिस तरीके से लोग वन साइडेड या वो समझ रहे हैं या बहुत वो कुछ, ये स्टेट दर स्टेट बड़ी अच्छी फाइट होगी। बस इसमें ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग वाले एक दो कलाकार हैं, वो हो सकता है। ठीक है। मैं क्योंकि कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन मैं एक एक मिनट में आप सब लोगों से बहुत ही ब्रीफ में, एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, मैं सोच रहा था उस पर अलग से करता चर्चा, लेकिन आज आप लोगों का एक बेसिक एक मिनट में एक रिएक्शन ले लूं। मुझे कभी कभी एक अफसोस ये होता है कि देश में सारा लोकतंत्र, देश ये केवल चुनाव नहीं है, और चुनाव में वोट पाने के लिए क्या क्या पे हो जाते हैं। जो तमिलनाडु में हो रहा है, और जिस तरह के फेक वीडियोस फैला के हिंदी भाषी राज्यों से और खास करके बिहार और यूपी से जो लोग वहां जाके, करीब 10 लाख उनका अपना एस्टिमेट है, और उनके जो चेन्नई के डिस्ट्रिक्ट स्मॉल स्केल के जो सेक्रेटरी, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को यह है कि लोग लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और इस पे तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट को फॉल्स मैसेज फैलाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। मैं बहुत ही क्विकली, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन केवल और केवल नफरत फैलाना कहीं तो कुछ हो। मैं शाही साहब आपसे, क्योंकि ये जो तमिलनाडु में हो रहा है, ये मुझे कभी कभी लगता है अगर शुरू कर दिया तो इसको शुरू तो कर दिया है, रोकना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। अजय शाही साहब, बहुत एक मिनट में बहुत क्विक रिएक्शन। अजीत झा साहब, अ वेरी क्विक रिएक्शन। मेरा तो यही कहना है कि ये मतलब दिस इज, मैं कहूंगा बहुत ही अनफेयर, ट्रैजिक सिचुएशन है। और Correct. होता क्या है कि उसमें एक लीडर बोलता है, इन दिस केस बीजेपी के लीडर जिस पर की अरेस्ट वारंट आया हुआ है, बट वो पब्लिक जो है उसको विश्वास करती है। रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर शुरू हो जाता है। अभी तो होली का समय था, तो वैसे ही बिहार और यूपी के लेबर्स जो हैं वापस चले जाते हैं। बट सबसे प्रॉब्लम इस कंट्री में क्या है, लेबर प्रोटेक्शन, किसी भी तरह का लेबर प्रोटेक्शन मेजर्स है ही नहीं। वो बार बार सरकार जो है बात करता है कि मैं रिफॉर्म्स कर रहा हूं लेबर लॉज का, वो सारा एंटी लेबर स्टेप्स हो जाता है। वो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो कि बाय द वे दुनिया से कंपेयर किया जाए तो ऑर्गेनाइज्ड लेबर की डेंसिटी भारत में बहुत कम है। यूरोप वगैरह में ऑर्गेनाइज्ड लेबर की डेंसिटी करीब 70-80%, इटली, फ्रांस में, और भारत में 10% से भी कम है। सोच लीजिए आप, ये गरीब देश है, यहाँ पर मिनिमम वेजेस जो है कहीं दिया नहीं जाता है, बट लेबर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और दिक्कत क्या है कि ये जो बीमारू स्टेट्स हैं, 95% लेबर पूरे भारत में और विदेश में भी इन्हीं राज्यों से जाते हैं। बिहार, यूपी, उड़ीसा, बीमारू, उसमें उड़ीसा को भी ले लिया जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसी के लेबर। मैं मिडिल ईस्ट में करीब 10 साल था, मैंने देखा कि सारा लेबर पहले केरला से आते थे और मेरे रहते रहते सारा लेबर बदल गया, बिहार, यूपी, राजस्थान। तो ये जो है ना, ये जो डिवाइड है नॉर्थ वर्सेस साउथ का इकोनॉमिकली, उसको ये जो है एक तरह से इस पर जो है कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया जाता है। कोई भी सरकार हो लेबर प्रोटेक्शन लॉज पास नहीं करता है, क्योंकि वो फॉरेन कैपिटल हो चाहे वो इंडियन कैपिटलिस्ट हो, उन्हीं के प्रोटेक्शन में लग जाता है। पूरा जो रूलिंग क्लास का कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स,
वो सारा करीब करीब वही करते हैं, एक आध थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होगा। तो ये जो है बहुत ही मतलब मेरे अनुसार ट्रैजिक है, एम्बैरसिंग है, और ये फर्दर कंट्री को डिवाइड करेगा मेरे अनुसार। जी प्रोफेसर शशि, मैं बहुत ही क्विक एक रिस्पांस, क्योंकि समय मेरा जो मानना है कि नेता पहले भाई ये होता था ना कि झगड़ा खत्म करो, आपस में बैठ के समन्वय हो, सौहार्द हो। ये जो एक नया एक शुरू हो गया कि नफरत करो, इनको उनसे लड़ाओ, एक आसाम वाले मिजोरम पे गोली चलाएं, स्टेट पुलिस एक दूसरे के ऊपर गोली चलाएं, ये जो एक नया शुरू हुआ है, मैं इसको, क्योंकि शुरू तो कर रही है बीजेपी, लेकिन इसको कैसे खत्म होगा मुझे समझ नहीं आता है। शशि शेखर साहब, अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि भाजपा शुरू कर रही है, भाजपा की राजनीति ही यही रही है। आप 1925 से संघ के विषय में आप अगर पढ़िए तो संघ ने किस प्रकार की राजनीति की बात की है, तो अभी भी उनकी राजनीति वही नफरत है, वही सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करना और हिंदुत्व के नाम पर जो है तमाम अल्पसंख्यकों को अलग करना। तो सवाल है कि अभी जो कुछ वो तमिलनाडु में गेम खेल रहे हैं, एक तो तमिलनाडु में उनकी जमीन कहीं है नहीं, लेकिन वो बिहार में कि बिहारी मजदूरों के साथ जो है वो तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। और देखिए साहब कि बिहार के मजदूरों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से और नीतीश कुमार जी की देखिए एक प्रकार से जो है ना राजनीतिक कहीं ना कहीं अलायंसेस की बातें चल रही हैं। तो बिहार में वो चाहते हैं कि किस प्रकार से नीतीश और तेजस्वी यानी कि आरजेडी और जेडीयू को जो है वो परास्त करने के लिए, तो ये बिहार को एक प्रकार से अपने पक्ष में करने की समाज को बांटने वाली राजनीति है। धन्यवाद।